आपकी भी वेबसाइट गूगल में रैंक नहीं कर रही, तो आज इसको हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपकी वेबसाइट गूगल में एक अच्छे पॉइंट के ऊपर एक अच्छे नंबर पर रैंक कर सकती हैं और हम किन किन चीज़ों को इम्प्रूव करने वाले हैं। वो तमाम की तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में इन डिटेल बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने तमाम का तमाम कंटेंट अपलोड कर दिया होगा या फिर आप कर रहे हैं। अगर आपने कर दिया है तो फिर आपने उस तमाम के तमाम कंटेंट को दोबारा चेंज करना है। अगर आप अपना कंटेंट अपलोड कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपने इन वाले पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप टाइटल, यूआरएल, मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करेंगे। अच्छा, इनको ऑप्टिमाइज करने का तरीकाकार क्या होता है? बेसिक आपने जब कोई भी अपना आर्टिकल अपलोड करना है तो वहां पे आपने अपने टाइटल को, उसके बाद आपने यूआरएल, कोशिश करनी है कि आपने एग्जैक्ट कीवर्ड को ही यूआरएल में बनाना है। उसके अंदर आप कोई भी एक्स्ट्रा डेट, कोई भी नंबर, कोई भी हैशटैग, इस तरह की चीजें लिखने से अवॉइड करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा और आपका यूआरएल नीट एंड क्लीन बनेगा और यही यूआरएल आप एज अ यूज कर सकते हैं अपना मेन कीवर्ड में। अच्छा, कोशिश करें कि अपने टाइटल में, अपने यूआरएल में, उसके बाद आपको जो मेटा डिस्क्रिप्शन होगी उसमें आप मेन कीवर्ड का जरूर यूज कीजिएगा। अब इसकी आगे वेरिएशंस होती हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि सून एज सून पॉसिबल वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूं जिसके अंदर आप किस तरह वेरिएशंस को कवर कर सकते हैं और वेरिएशन के जरिए ट्रैफिक एंगेज कर सकते हैं। एक पॉइंट एक्स्ट्रा हट के बता रहा हूं, वेरिएशंस क्या होती हैं। जब कोई भी हम कीवर्ड को कवर कर रहे होते हैं उस कीवर्ड के रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज होती हैं उन क्यूरीज को हम एज अ वेरिएशन कंसीडर करते हैं और उन वेरिएशंस को हम कोशिश करते हैं कि हम अपना कीवर्ड यूज कर रहे हैं उस कीवर्ड के आर्टिकल के अंदर उसको लाजमी यूज करें ताकि कोई भी यूजर अगर उस तरह के कीवर्ड को सर्च करके आता है तो उसकी रिकमेंडेशन के अंदर गूगल हमारी वेबसाइट को भी शो करे। बेसिक ये कुछ सीन्स होते हैं तो इंशाल्लाह मैं वो वीडियो आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। अब अगर आप लोग अपना आर्टिकल अपलोड कर रहे हैं तो फिर आपने किन किन चीजों को देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कोशिश करेंगे कि आपने फोकस कीवर्ड यूज कर। ऑन पेज एसईओ करने के लिए हमें दो प्लगइन्स की जरूरत पड़ती है। आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, या आप रैंक मैथ यूज कर सकते हैं या फिर आप योस्ट एसईओ यूज कर सकते हैं। मैं ज्यादा रैंक मैथ यूज करता हूं। बेसिक आप दोनों को एक्सपीरियंस कीजिएगा, जो आपको ज्यादा बेहतर रहेगी आप उसके जरिए ऑन पेज कर सकते हैं। अगर आप इन प्लगइन्स को यूज नहीं करते तो फिर आप इसकी प्रॉपर जो है वो ऑन पेज नहीं कर सकते। इसमें आपको वो कंप्लीट स्कोर दिखाता है, आपको बताता है कि आपके जो आप लिख रहे हैं आपका टाइटल वो कितने करेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपका जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद आपके मेटा टैग्स हैं, ये तमाम की तमाम चीजें वो आपको एज इट कवर बता देगा। तो आप कोशिश करें कि तो रैंक मैथ यूज कर लें या फिर आप योस्ट एसईओ यूज कर लें। आपको फोकस कीवर्ड बनेगा पीडीएफ टू, जेपीजी टूल और साथ अगर आप एसईओ की बात करते हैं बेसिक एसईओ टाइटल के अंदर भी आपने फोकस कीवर्ड को जरूर यूज करना होता है। लाइक दैट कन्वर्ट पीडीएफ टू जेपीजी ऑनलाइन या फ्री टूल, या इसके अलावा आप कोई भी सब्स्टिट्यूट नेम रख सकते हैं जो भी आपका मेन फोकस कीवर्ड होगा। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपने इसके 160 कैरेक्टर्स यूज करने हैं, मतलब आपने वर्ड यूज करने हैं जो इसी के रिलेटेड हो। ये नहीं है कि आप इसके अंदर कोई और चीजें इंक्लूड कर रहे हैं। ये आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, मेटा डिस्क्रिप्शन शो कहाँ पे होती है? जब आप किसी भी काम को या किसी भी वर्ड को या किसी भी चीज को सर्च कर रहे होते हैं तो जो आपको गूगल रिजल्ट शो करवा रहा होता है, एक ऊपर टाइटल और उसके नीचे कुछ 1 या 1.5 लाइन लिखी होती है, वो 1-1.5 लाइन आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन बनाती है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि आई कॉन्टैक्ट या आई कैची आपने ये लाइन लिखनी है ताकि इसको देखते ही लोग आपके आर्टिकल के ऊपर क्लिक करें और देखें कि यार इस बंदे ने क्या किया है, इस बंदे ने कैसा काम किया है जिसकी वजह से मैं इसके आर्टिकल के ऊपर जो इस वक्त अवेलेबल हुआ। और साथ आपने कोशिश करनी कि आपका ये जो यूआरएल होगा, मतलब जो आपका स्लग होगा, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, लाइक पीडीएफ टू जेपीवाई। बस ये नहीं है कि पीडीएफ टू जेपीवाई 2025 ये दिस। अच्छा, यहाँ भी होता है क्या कि अगर आप 2025 भी करते हैं इन द नेक्स्ट ईयर आपको 2026 करना पड़ता है तो वहां पे फिर आपकी डायरेक्शन लगेगी, रीडायरेक्ट होगा आपका आर्टिकल 2025 से 2026 के ऊपर। तो आप कोशिश करें कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जितनी कम रिडक्शन हो उतना बेहतर है। रीडायरेक्शन एक इतनी पॉजिटिव वाइब नहीं है, ये आपकी वेबसाइट के ऊपर कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही होती है। तो आप कोशिश करें कि आपकी साइट के ऊपर कम से कम रिडायरेक्शंस हो। अच्छा, इस सारे सीन्स के दरमियान भाई आपने एक बात बहुत 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 इंपॉर्टेंट और याद रखनी है कि आपने यहाँ पे जो भी कीवर्ड यूज करना है उसको नेचुरल तरीके से यूज करना है। आपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, आपने भाई कीवर्ड स्टफिंग से अवॉइड करना है। अगर आप अवॉइड नहीं करेंगे तो फिर आपको गूगल ऐसा अवॉइड करेगा, आपको समझ नहीं आएगा लेकिन आपका 14 तबक लाजमी रोशन होगा। सो प्लीज आपने यहाँ पे नेचुरल तरीके के साथ कोई भी कीवर्ड को जो हो इसके अंदर ऐड करना है। आपने दमड़ घूस नहीं करना कि बस
जान दोगे हम लोग। ये तो हमारा पहला पोर्शन हो गया, जब हम अपने आर्टिकल्स अपलोड कर रहे हैं तो उसके अंदर हम तमाम की तमाम चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं। अब जो भी आर्टिकल होता है भाई उसके अंदर ना एक अदद इमेज लाजमी यूज़ होती है। अच्छा, इमेज का क्या सीन है कि हम क्या करते हैं कि भाई इमेज बनाई, पिक्सल ऐप के ऊपर बना लिया, फिर हमने जो है वो गूगल से उठा ली, या फिर हमने कोशिश किया कि हमने उसको कैनवा से बना लिया और उसको अपलोड कर दिया। अच्छा, आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम ये मिस्टेक बहुत अरूज से कर चुके हैं। जब आपने अपनी इमेज अपलोड करनी है तो आपकी इमेज के ऊपर IMJ552MD ये सब लिखा होता है। आपने जब भी इमेज अपलोड करनी है तो आपने उस फाइल को रीनेम करना है। अब ये के अंदर की बात है तो कोशिश करें कि इसको अंदर रहने दें। अगर आपको ज़्यादा क्रिएट है तो फिर आप इसको खुद सर्च कीजिएगा कि इसके अंदर क्या लॉजिक है। आपने उस फाइल का नेम चेंज करना है, क्या नाम रखना है, जो आपका मेन कीवर्ड होगा वो आपने उस वाली फाइल का नाम रखना है, उस वाली पिक्चर का नाम रखना है और फिर उसको अपलोड करना है। पिक्चर का नाम मतलब जो जब आप कोई भी पिक्चर हासिल करते हैं कहीं से भी तो उसके नीचे कुछ बारकोड लिखे होते हैं, उसकी जगह आपने वहां पे अपना मेन कीवर्ड एंटर करना है। उसके बाद आप लोगों ने जब अपनी पिक्चर को अपलोड करना है वर्डप्रेस के ऊपर तो फिर आपने वहां पे ऑल्ट टेक्स्ट की जगह जो आपका मेन कीवर्ड होगा वहां पर भी वो इंसर्ट करना है। वहां पर भी कोई आपने जुगी नहीं मारनी, आपने कोशिश करनी है कि बेसिकली ये हमारा जो दूसरा पॉइंट है ये है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। तो इसके अंदर हमें वो तमाम की तमाम चीज़ें देखनी पड़ती हैं जिसके जरिए अच्छा हमारा जो आर्टिकल है वो तो रैंक करता ही करता है। जब आप इमेजेस सेक्शन में जाते हैं ना तो आप देख रहे होते हैं कि वहाँ पे इमेजेस बहुत सी शो हो रही थी, तो वो हमारी आर्टिकल की इमेज शो हो रही होती है। अगर हम इन चीज़ों को मद्देनजर नहीं रखेंगे तो अगर हमारा आर्टिकल एक तरफ से रैंक कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से हमारी पिक्चर रैंक नहीं करेगी। इन सेंस कि हमारा आर्टिकल रैंक नहीं कर पाता तो भाई हमारी इमेज अगर रैंक कर जाती है तो इमेज के जरिए हमें डाइवर्शंस मिलेगी हमारी जो है वो हमारे आर्टिकल की तरफ। और आर्टिकल से ऑब्वियसली बात है जिस बंदे को आपको कोई आर्टिकल अच्छा लगा तो आपकी वेबसाइट को वो लाजमी विजिट करेगा। ये लाइक 40 to 70% ये होता है और 30% हमारे और आप जो होते हैं जो आर्टिकल पढ़ते हैं और जो बलियाँ वहाँ से निकल जाते हैं। और उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि जब आपने अपना आर्टिकल अपलोड करना है, आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है तो आपने उसका साइज़ कंप्रेस करना है। आपने उसको ओरिजिनल केबीस के अंदर अपलोड नहीं करना। अच्छा, साइज़ कंप्रेस करने से पहले आप कोशिश करें, अच्छा ये कहाँ से कहाँ बात निकल गई कि आप लोगों ने जब भी अपनी इमेज को अपलोड करना है तो आपकी इमेज नहीं होनी चाहिए, आपकी WP की फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब कोई भी आपकी इमेज है, आप पीछे उसका कीवर्ड लिखा है, उसके आगे लिखा है .img, उसके जगह लिखा होना चाहिए .wp, मतलब वो आपकी वेब इमेज होनी चाहिए। वेब इमेज बनाने का तरीकाकार क्या है कि आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि आपने सर्च करना है PDF या फिर image to WebP या WebP, तो आप वहाँ पे आपको कुछ वेबसाइट्स मिलेंगी। एक वेबसाइट बहुत मशहूर है, वो हम यहाँ पे ऐड भी कर दूंगा। आप वहाँ पे जाके अपनी पिक्चर अपलोड करें और वहाँ पे ही आप अपनी जो है वो जो आपके पिक्चर्स होंगी आप उसके पिक्सेल्स रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब आप उसको वहाँ पे कंप्रेस भी कर सकते हैं या फिर आप एक जगह से अपनी पिक्चर को उठाएं, उसको PDF बार आ रहा है, आप एक जगह से अपनी पिक्चर उठाएं, आप उसके जो है वो केबीस कम करें एक, या फिर आप पहले अपनी पिक्चर को IMG से WP में कन्वर्ट करें और उसके बाद आप उसके केबीस कंप्रेस कर लें और उसके बाद फिर आपने उस वाली फाइल का नाम रीनेम करना है। उसके बाद आपने उसको ऑल्ट टेक्स्ट जब अपलोड करना है वर्डप्रेस के ऊपर तो फिर आपने उसको चेंज करना है। बेसिक कुछ सेटिंग्स हैं जहाँ पे हम अपनी इमेज को ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं। इमेज की ऑप्टिमाइजेशन हमारी बेसिक हो रही होती है। अच्छा, यहाँ पे एक आगे नेक्स्ट हमारा स्टेप आ रहा है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का। भाई ये वाला इंपॉर्टेंट काम है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है। उसकी वजह क्या है कि हमारी पहली वेबसाइट थी जो मैंने बनाई थी 2022 के एंड के ऊपर, ठीक है। अब देख लें कि क्या सीन था। उस वक्त मेरी वेबसाइट के अंदर एक एरर आ रहा था। वो एरर था कि वेबसाइट ओपन हो रही थी 0.696, मतलब कुछ इस तरह का उसका टाइम था। वो गूगल के मुताबिक तकरीबन 660 मिलीसेकंड लेट ओपन हो रही थी और वो एरर मुझे बार बार वर्डप्रेस के अंदर शो हो रहा था और मैं हाथ जोड़ रहा था भाई कहाँ पे बता दिया ये। जब आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल अपलोड कर लिया, आपने आर्टिकल की ऑन पेज कर ली, फिर आपने अपनी इमेजेस को अपलोड कर लिया, आपने इमेजेस की ऑन पेज कर ली, फिर आपने अपनी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की तरफ पूरा फोकस, पूरा ध्यान करना है। भाई अगर नहीं करेंगे तो होगा क्या, मैं आपको पहले वो बता दूं। जब कोई भी बंदा आर्टिकल सर्च करेगा, कोई भी कीवर्ड सर्च करेगा, आपकी वेबसाइट पहले नंबर पे अव्वल तो रैंक करेगी नहीं अगर आपकी उसकी स्पीड अच्छी नहीं है। अगर वो रैंक कर भी रही इन केस तो जो भी यूज़र उसके ऊपर क्लिक करके आ रहा है
गूगल के यूजर के पास इतना टाइम नहीं है, इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो 3, 4, 5 सेकंड आपकी वेबसाइट को लोड होने में दे। बिलीव मी, गूगल के यूजर के पास इतना टाइम नहीं है। उसको तो मिली सेकंड्स के अंदर कोई भी जो वेबसाइट है वो ओपन हो गई, उसके सामने शो होनी चाहिए, तो वो कहता है कि हाँ यार सेटिस्फाई हूँ, अब ठीक है से पढ़ते हैं। अगर तो 3, 4, 2, 3, 1, 2 सेकंड ले रही है आपकी वेबसाइट ओपन होने में, तो गूगल के यूजर उसको स्वाइप अप करेगा और आपकी वेबसाइट को छोड़ के चला जाएगा। और गूगल की नज़र में ये आपकी वेबसाइट की लेकिन नेगेटिव पॉइंट है कि मैं अगर इसकी साइट को रैंक कर रहा हूँ तो यूजर क्यों नहीं इसकी साइट को ओपन कर रहा है, या गूगल अगर इसकी साइट को ओपन कर रहा है तो क्यों फिर वहाँ पे इसके तमाम आर्टिकल्स को रीड नहीं कर रहा है। तो फिर आपको या तो प्लेंटी लग सकती है या आपकी वेबसाइट डी रैंक हो सकती है। तो यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन 2 तरह की होती है, एक तो आपकी अपना डेस्कटॉप की होती है, दूसरी आपकी मोबाइल की होती है। डेस्कटॉप की जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन को इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जो आपकी मोबाइल की फ्रेंडली, अच्छा मोबाइल के अंदर होता क्या है कि डेस्कटॉप के अंदर तो हमें चीज़ें बहुत क्लियर नजर आ रही होती हैं, लेकिन जब हम उसी अपनी वेबसाइट को मोबाइल के अंदर ओपन करते हैं तो कोई समझ नहीं आती मेन्यू बार किधर चली गई है, हमारा होम पेज किधर चला गया है, सारा कुछ पुरा सीधा हो जाता है। बेसिक इस एरा में 95% लोग हैं जो भाई मोबाइल यूज़ करते हैं और मोबाइल के जरिए गूगल ट्रैफिक दे रहा होता है हमारी वेबसाइट की तरफ। और ये फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ ना कि हम 5% को ज़्यादा जो है वो दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं डेस्कटॉप को, और जो हमारा दूसरी तरफ है जो मोबाइल है जहाँ पे 95 लोग अवेलेबल हैं उसको हम देख नहीं, तो उसको खाली वाली करवा रहे हैं। तो भाई आपने ये वाला काम नहीं करना। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बेसिक कुछ चीज़ें ये होती हैं कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूज़ करनी है कि आप लोगों ने कौन सी वो यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए आप अपनी स्पीड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बेसिक 2 तरह की प्लगइन्स हैं, एक है लाइट स्पीड कैशे और दूसरा है WP फास्ट कैशे या WP जो आपका होगा। अच्छा यहाँ पे सीन क्या है कि WP एक तो आपको पेड लेना पड़ता है, दूसरा ये WP उतना फास्ट नहीं है, उतना एक्सेसिबल नहीं है, उतना अग्रेसिव नहीं है जितनी जो लाइट स्पीड है। हाँ, लाइट स्पीड के अंदर क्या है कि अगर आप उसके ऊपर अग्रेसिवनेस थोड़ी सी दिखाते हैं तो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट को वो पकौड़े लगा दे, लेकिन आप किसी हिसाब से उसको अगर ट्यून करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं स्पीड ऑप्टिमाइज, अच्छा ये मैं बता रहा हूँ ऑन पेज के तमाम पैरामीटर्स के ऑन पेज करते किस तरह है। अब ये पैरामीटर्स इंशाल्लाह हम एक और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम तमाम चीज़ों को कवर करेंगे। ये एक सीरीज कंप्लीट होने के बाद कि अब करना क्या है, बेसिक अब होना क्या है। अच्छा इसके अंदर आपका पेज कैशे होगा, ब्राउज़र कैशे होगा, HTML होगा, उसके बाद CSS होगा, उसके बाद JS मिनिफाई होगा, और उसके बाद अगर आपने क्लाउडफ्लोर पहले जो है वो CDN इसके साथ अटैच नहीं किया तो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी हम क्लाउडफ्लोर फ्री वाला यूज़ करें तो CDN अभी हम इसके साथ अटैच नहीं करेंगे। ओके, अब सीन क्या है, अब सीन ये है कि भाई आपने जब आपके मोबाइल की स्पीड ऑप्टिमाइज करनी है, अच्छा मैं वो इंशाल्लाह वो वीडियो आपके साथ जल्द शेयर करूंगा जब आप स्पीड ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमें ज़्यादा फोकस ही जो है वो मोबाइल की तरफ करना पड़ता है। मोबाइल के ऊपर बेसिक ज़्यादा यूज़र आ रहा होता है और हमारी वेबसाइट मोबाइल के हिसाब से डिज़ाइन नहीं होती, तो वो हम जो है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव, मतलब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन जो कर रहे हैं वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव के हिसाब से करेंगे। वो एक है गूगल का मोबाइल फ्रेंडली टेस्टर, उसके जरिए चेक करेंगे कि क्या वेबसाइट हमारी सही से शो हो भी रही है कि नहीं हो रही। लाइक जब हम अपनी वेबसाइट को बना रहे होते हैं तो हम APK के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि आपका होम पेज ज़्यादा बड़ा होता है, लोडेड होता है। जब कोई भी यूज़र APK के ऊपर आता है तो आपकी वो पूरी इमेज लोड होने में टाइम लगता है, और वो इमेज जो लोड हो रही है उसी को हमने जो है वो कम करना है JS के जरिए, मिनिफाई के जरिए, कि जैसे ही यूज़र आए इसी तरह आपकी जो वेबसाइट वो लोड हो जाए। और उसके साथ ही मोबाइल रिस्पॉन्सिव होता है कि आप लोग जो भी आपका मतलब थीम है वो थीम फ्रेंडली होना चाहिए। मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट उसी वक्त बनती है जब आपका थीम जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, लाइक एक्स्ट्रा है, उसके बाद जनरेट प्रेस है, उसके बाद मैं कैडेंस अक्सर यूज़ करता हूँ तो मैं उसका नाम लेता हूँ। इस तरह का जो थीम है ये एक तो लाइट वेट होते हैं, दूसरा ये मोबाइल के हिसाब से आप इनको बहुत इजीली कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अच्छा थीम अगर आप कस्टमाइज नहीं करेंगे तो भाई फिर आप किस तरह जो है वो अपनी काम को जो है वो लेबल कर सकते हैं। जब आपका थीम ही इतना वो अग्रेसिव होगा तो फिर भाई आप जाने और आपका गूगल जाने फिर आप रैंक कर लें अगर आपसे रैंक होती है। ये तमाम के तमाम करने के बाद फिर आपके पास एक एंड वाला पॉइंट बचता है। बेसिक ये हमारा काम जाता है ऑफ पेज एसईओ के अंदर, लेकिन अब हम जो है वो ऑन पेज कवर कर रहे हैं तो ऑन पेज के अंदर भी इसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो भाई आप देखेंगे आपका होम पेज, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि आपके आर्टिकल्स, और उसके बाद देखेंगे इसके रिलेटेड टूल्स कौन कौन से हैं। अच्छा अब आपने होम पेज से जो आपके रिलेटेड टूल्स के ब्लॉग्स हैं आपने अपने होम पेज को उसके साथ रीडायरेक्ट करना है, मतलब आपने इंटरनल लिंकिंग करनी है एक आर्टिकल की दूसरे आर्टिकल के साथ। और आपने ये बेवकूफ़ तरीके से नहीं करनी। अगर आप इसका तमाम के तमाम काम करने के बाद आप इसका एडिट करते हैं ना, अपनी साइट का एसईओ एडिट करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ से कौन सी आर्टिकल को कहाँ पे लिंक दिया है। सो आपने कोशिश करनी है कि लिंक वो देना है जहाँ पे कोई बात बनती नज़र भी आ रही है। लाइक अब आप बात करें कि हम बात करें कि होम पेज के अंदर आपने लिखा है कि हम इसके अंदर
कौन कौन से अपना इमोजी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम इसके अंदर जो है वो अम्ब्रेला इमोजी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद हम हार्ट इमोजी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अम्ब्रेला और हार्ट को आपने इंटरलिंक करना है, जो इनके अलग आर्टिकल्स पड़े हैं, और वहां पे जाके आपने इंटरनल लिंक करना है जो आपके दूसरे आर्टिकल हैं होम पेज के साथ। इंटरनल लिंकिंग होगी तो एक जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी, और ये आपकी वेबसाइट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो है, लेकिन आप इंटरनल लिंक को इग्नोर नहीं कर सकते। ऑफ पेज जो इसके बाद शुरू होगी, लेकिन ये कुछ पैरामीटर्स थे जिनके जरिए हम अपनी वेबसाइट को जो है वो लाइक ऑन पेज के हिसाब से जो है वो इसको कर रहे होते हैं, इसको बूस्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा पैरामीटर्स हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम मार्केट के अंदर ये हम अपनी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। आई थिंक सो दैट ये वाले काम आप अपनी वेबसाइट के साथ अगर नहीं करेंगे, अगर आप इनमें से कुछ चीज़ें मिस आउट करेंगे तो भाई फिर आप देख लें, आपने फिर मुझे नहीं कहना, फिर आप खुद ही देख लें। सो ये हमारी एक वीडियो थी जिसके अंदर हमने ऑन पेज के कुछ जो है वो स्टैट्स आपके साथ शेयर किए। आई होप अगर आप लोगों ने पहली बार ये तमाम की तमाम चीज़ें सुनी तो फिर आपके सर से गुजर गई होंगी। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो फिर आपको कुछ समझ आई होगी। अगर आप प्रो लेवल के फिर आप मुझे गाने निकाले होंगे कि भाई इतना टाइम ज़ाया करवाया है, प्रैक्टिकल तो करके दिखाया नहीं है। भाई प्रैक्टिकल इसके बाद होगा ना, पहले तो होगा इसके पैरामीटर्स, फिर हम ऑफ पेज के पैरामीटर देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि सारा कुछ हो गया, हम पैसे कितना होने हैं। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह एक सीरीज़ शुरू करेंगे जिसके अंदर हम ये वाली चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप कि ये वाली वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ तो कुछ इंपॉर्टेंट रखेगी इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल में रखें, अपनी नौ याद। अल्लाह हाफिज़ के बाद कल रात भाई का टूटा नहीं, कटा नहीं है और नहीं काटा गया है, दिल बहुत बुरे तरीके से टूटा है। जहाँ पे ख्वाहिश थी वहाँ से इनकार हो गया, और अब जिद बन चुकी है कुछ चीज़ें। भाई क्या बता रहा हूँ गाड़ी, पैसा, और भाई बिलीव मी, मैं इस वक्त सुबह के नमाज के बाद का ये शूट कर रहा हूँ, और तकरीबन 7:39 हो चुकी हैं, और आज 1 जुलाई 2025 है। मतलब 6 माह रह गए हमारे पास। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के 13 दिसंबर को हमारी मार्केट होगी और बड़े होंगे। फिर भाई रात काम ख़राब हुआ है थोड़ा सा, रात शाम शाम की लाइफ का ब्लैक डे था यार। कोई नहीं, वो याद रखिएगा 13 दिसंबर 2025 मार्केट इंशाल्लाह।